देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रक्त का तरल भाग, जिसे हम किस नाम से जानते थे? प्लाज्मा के नाम से। आज हम लोगों को पढ़ना है रक्त के ठोस भाग के बारे में। बताए थे ना आपको कि जो रक्त होता है उसके दो भाग होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, या वो दो पदार्थों से मिल करके बना होता है। एक होता है बाबू तरल पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। दूसरा होता है ठोस भाग या ठोस पदार्थ, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रक्त कोशिका या कणिका के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको बताए थे कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ना बाबू, ये 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है रक्त बिंबाणु। अगर हम बात करें सबसे पहले आरबीसी के बारे में बाबू, सबसे पहले हम देखेंगे रक्त जो कोशिका या कणिका है आरबीसी, इसके बारे में समझते हैं कि सर ये क्या होती है। बाबू, अगर आप आरबीसी की बात करते हैं, आप लाल रक्त कोशिका की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो यही है कि सर इसका नाम लाल रक्त कोशिका क्यों पड़ा? तो बाबू होता क्या है कि इसका जो कलर है ना, इसका जो रंग है ना, वो कैसा होता है? लाल होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिका कहते हैं। जैसे आपको हमने बताया था रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में, कि बाबू रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है बाबू? लाल होता है। क्यों होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वास्तव में होता क्या है कि ये जो रक्त है ना बाबू, ये रक्त में क्या पाया जाता है? आरबीसी। और इस वास्तव में जो हीमोग्लोबिन है, जिसके वजह से रक्त का रंग लाल था बाबू, वो हीमोग्लोबिन इसी आरबीसी में पाया जाता है। बाबू, ये जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। और इसी वजह से आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और ये आरबीसी चूंकि कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। होता क्या है कि ये जितनी भी कोशिकाएं रक्त में है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु, इन तीनों में सबसे अधिक मात्रा में लगभग 95% भाग जो होता है बाबू, वो आरबीसी का होता है। ये बताइए कि ये जो आरबीसी है इसका भाग 95% है और इसका रंग कैसा है? लाल है। किसके वजह से? हीमोग्लोबिन के वजह से। अगर एक बाल्टी पानी आप रखे हैं और उसमें एक डब्बा रंग डाल दीजिए रेड कलर का और थोड़ा सा केवल रंग पीला डाल दीजिए, क्या उसका लाल रंग बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ठीक उसी प्रकार बाबू होता क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में पाया जाता है, जिस वजह से आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और चूंकि संख्या में सबसे अधिक है और ये कहाँ होता है? रक्त में, इसीलिए रक्त का भी रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आरबीसी का नाम लाल रक्त कोशिका क्यों है, रेड ब्लड कार्पल्स क्यों है? क्योंकि बाबू इसका रंग ही कैसा होता है? लाल। किसके वजह से? हीमोग्लोबिन के वजह से। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि बाबू ये जो आरबीसी है ना, इसका खोज किसने किया था? तो बाबू एक साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, आप लोग भी जानते होंगे, ल्यूवेनहॉक के बारे में। इसका जो खोज था वो ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला है, ऐसे तो आप इसे आरबीसी के नाम से जानते हैं, लेकिन पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? या बाबू जब भी आप अपना ब्लड चेक कराने जाते होंगे ना, तो जो रिपोर्ट आपको मिलता है उस रिपोर्ट में आपको आरबीसी नहीं दिखाई देगा, उसके जगह पर कुछ और लिखा होता है। तो हम जानते हैं कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाबू इसका एक नाम और है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। अगला है बाबू कि ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ना, जो रक्त में पाई जाती है बाबू, वास्तव में रक्त में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं?
3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका रक्त में पाई जाती है, अगर इन तीनों का नाम दे दे और चौथा ऑप्शन में सभी लिख दे तो क्या मारिएगा? सभी मार दीजिएगा। तो बाबू ध्यान रखिएगा कि रक्त में यही 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन तीनों में सबसे छोटा जो आकार होता है ना, आकार में जो सबसे छोटी होती है ना, वो आरबीसी होती है। तो बाबू आरबीसी का आकार जो होता है सबसे छोटा होता है इन कोशिकाओं में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम आरबीसी की बात करेंगे तो आपको अभी बताए कि ये जो तीनों लिखा है हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु, इन तीनों में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, यानी नंबर किसका अधिक होता है? तो बाबू आरबीसी की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो बाबू सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिका कौन सी होती है? अधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिका की अगर आपसे बात की जाए तो बाबू वो कौन सी कोशिका है? तो आरबीसी है। अब बात करते हैं कि सर नंबर कितना होता है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो बाबू अगर आप संख्या की बात करते हैं ना, तो मेल में वैसे अगर बात किया जाए परसेंटेज में तो कितना होता है बाबू? 95%। लेकिन आपसे नंबर जब पूछ लिया जाए, संख्या पूछ लिया जाए कि सर नंबर में कितना होता है, तो मेल में होता है बाबू 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml HB, यानी कि 100 ml ब्लड में कितना पाई जाती हैं बाबू? आरबीसी कितना पाई जाती हैं? 4.5 से 5.5 मिलियन। अगर फीमेल की बात कर लें बाबू, फीमेल की बात कर लिया जाए तो फीमेल में 4 से 5 मिलियन पर 100 ml HB पाई जाती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर ये तो बात आपने बता दिया कि इसकी संख्या कितनी होती है, लेकिन कैसे पता चलेगा, हम कैसे मेजरमेंट करेंगे कि हमारे रक्त में कितना आरबीसी हैं? तो बाबू आपको बताए थे कि रक्त की माप किससे की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से। तो अगर इसके संख्या की बात किया जाए, अगर इसके मापने की बात किया जाए तो बाबू आरबीसी की जो माप होती है ना, वो किस यंत्र द्वारा की जाती है? हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। किससे की जाती है? हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। अगला है कि सर ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बाबू अगर आरबीसी का निर्माण आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? तो बाबू जहाँ रक्त का निर्माण होता है ना, वहीं पर इन आरबीसी का भी निर्माण होता है। तो बाबू आरबीसी का जो निर्माण होता है वो भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। अगर देखेंगे कि बाबू ये जो आरबीसी है ना, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और निर्माण के 120 दिन के बाद ये आरबीसी कोशिकाएं स्वतः अपने आप टूटने लगती हैं। टूटने का मतलब हुआ कि इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात आरबीसी बनने के बाद कितने दिन तक जीवित रहती है, इनका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। तो बाबू आरबीसी का जो जीवन काल है ना, जो जीवन काल है वो कितना है? तो 120 दिन होता है। इसके अलावा सर इसकी मृत्यु कैसे होती है? तो बाबू होता क्या है कि आरबीसी जब बनती हैं तो बनने के बाद 120 दिन तक जीवित रहती हैं। जैसे ही 120 दिन पूरा होता है, ये आरबीसी आपके स्प्लीन यानी कि पलीहा यानी तिल्ली में चली जाती हैं और इस पलीहा और तिल्ली में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबू इनकी मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो आरबीसी की बाबू जो मृत्यु है वो पलीहा या इसी को हम क्या बोलते हैं? तिल्ली। तो इसकी मृत्यु
पलीहा या तिल्ली में होती है। बाबू ये भी याद रखेंगे कि इनकी मृत्यु चूँकि पलीहा और तिल्ली में होती है, इसीलिए पलीहा और तिल्ली को हम क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो बाबू पलीहा और तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट बाबू हम लोग देखेंगे कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है, पलीहा और तिल्ली में, इसीलिए पलीहा और तिल्ली को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे बाबू कि पलीहा और तिल्ली में जब इसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो इसके मृत्यु के 3 से 4 दिन बाद यह इसका पुनः निर्माण होता है। ये वापस से रीजनरेट होती हैं, यह वापस से जिंदा हो जाती हैं। और बाबू पलीहा और तिल्ली में ये जिंदा होने के बाद स्टोर हो जाती हैं, और जब कभी भी हमारे शरीर को आरबीसी की आवश्यकता होती है तो पलीहा क्या करता है, हमारे शरीर को आरबीसी प्रदान कर देता है। तो इसी वजह से पलीहा और चूंकि तिल्ली में इनका रीजनरेट होकर के स्टोर हो जाना, इसी वजह से पलीहा या तिल्ली को बाबू एक और नाम से जाना जाता है। पलीहा या तिल्ली को हम आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं। तो याद रखेंगे कि सर आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो बाबू ध्यान रखेंगे कि सर पलीहा और तिल्ली को ही आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद चूंकि मृत्यु पलीहा और तिल्ली में होती है और रीजनरेट भी यही होती हैं और यही पुनः स्टोर हो जाती हैं, और हमारे शरीर को जब भी आवश्यकता पड़ती है, जब आप देखते होंगे अपना ब्लड जब आप डोनेट कर देते हैं तो मैक्सिमम ब्लड आपको कहाँ से मिल जाता है, बाबू इसी पलीहा और तिल्ली से मिल जाता है। बाकी की जो कमी होती है वो आप क्या करते हैं, भोजन द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये स्टोर होने के वजह से पलीहा या तिल्ली को ही आरबीसी का क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। इसके अलावा हम समझेंगे बाबू, इसके अलावा हम समझेंगे आरबीसी हमारे शरीर की ऐसी कोशिका होती है ना, ऐसे रक्त कोशिका होती है ना जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। बाबू केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जितने भी कार्डेटा हैं, जितने भी स्तनधारी जीव हैं बाबू, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जैसे मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इन सबों के बाबू स्तनधारी जीव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन साइंस में बहुत से अपवाद होते हैं। तो कुछ ऐसे भी स्तनधारी जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस स्तनधारी जीव के बाबू आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, तो लिख लेंगे अपवाद में। वैसे तो अगर देखा जाए तो सर स्तनधारी जीव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके अपवाद क्या क्या हैं, तो ऊंट हो गया, कैमल हो गए। बाबू ऊंट को आप लोग राजस्थान में देखे ही होंगे कि राजस्थान में जो ऊंट होते हैं, तो ऊंट एक ऐसा स्तनधारी होता है जिसके आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके अलावा क्या होता है, लामा देखे हैं, नहीं देखे होंगे बाबू। ये जो लामा है ना, ये भी एक प्रकार का ऊंट ही होता है। ये छोटे आकार के होते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अक्सर सामानों को पहाड़ों पर ले जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है ऊंट की तरह, ठीक है। तो ये होते हैं लामा। इसके अलावा एक जीव है जिराफ। जिराफ में भी बाबू
केंद्रक उपस्थित होता है। तो इन तीनों जीव के नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अक्सर अभी पूछा है और ये ऊंट और लामा ही मिलता है, लेकिन जिराफ का भी नाम आप याद रखेंगे कि जिराफ एक ऐसा स्तनधारी जीव होता है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, वरना स्तनधारी जीवों के शरीर में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर इसके आकार की हम बात कर लें कि सर इसका आकार कैसा होता है, तो बाबू आरबीसी का जो आकार है ना, आरबीसी का आकार वो अंडाकार होता है। तो ये याद रखेंगे कि इसका आकार अंडाकार, या आपको ऑप्शन में मिल सकता है द्विअवतलाकार, द्विअवतलाकार होता है। बाबू लगभग ऐसे बना होता है आरबीसी, देखे होंगे आप लोग, ऐसे चपटा होता है, थोड़ा सा ऐसे आरबीसी बनी होती हैं, ठीक है। तो इसका आकार अंडाकार या द्विअवतलाकार होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम जानते हैं कि सर ये आरबीसी का कार्य क्या है, आरबीसी का मुख्य कार्य होता क्या है। तो बाबू वैसे तो देखा जाए तो आरबीसी का मुख्य कार्य है बाबू, आरबीसी जो कोशिका होती है ना, इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो ब्लड में हमको बताए थे कि पोषक तत्वों का, गैसों का परिवहन ब्लड करता है, खून करता है, तो फिर आप कह रहे हैं कि आरबीसी का भी कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए वास्तव में होता क्या है कि बाबू ये रक्त हो गया, और रक्त में क्या पाया जाता है, आरबीसी, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो होता है ना बाबू, वास्तव में ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन के एक अणु बाबू, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को एक साथ पकड़ करके और इनका परिवहन करते हैं। तो चूंकि ये हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी में, आरबीसी कहाँ है, रक्त में। तो बाबू अगर आपसे कहा जाए कि सर ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो वैसे तो हीमोग्लोबिन कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, आरबीसी के द्वारा, और किसके माध्यम से बाबू, तो रक्त के। एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए ना कि बाबू मान लीजिए कोई बस है, बस का ड्राइवर कौन है, हीमोग्लोबिन, उसका यात्री कौन है, ऑक्सीजन, और बाबू जो बस है वो कौन है, आरबीसी। तो आरबीसी बस है, हीमोग्लोबिन ड्राइवर है, और ये ऑक्सीजन क्या है, यात्री है, और ये रक्त क्या है, सड़क है। तो बाबू अगर ऑप्शन में दे कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, अगर तीनों ऑप्शन दे दे तो सभी सही होगा, अगर इनमें से कोई एक दे तो क्या करेंगे, कोई एक पर टिक लगा देंगे। तो इसको ध्यान रखेंगे कि बाबू ये जो आरबीसी होता है ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसीलिए ये बाबू आरबीसी को मुख्य कोशिका कहा जाता है, आरबीसी को रक्त का मुख्य कोशिका कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ ले कि इस संसार का सबसे बड़ा आरबीसी किस जीव की होती है, तो बाबू इस संसार में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है ना, संसार की सबसे बड़ी आरबीसी, तो बाबू वो जीव का नाम है एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया एक जीव होता है, इसका जो आरबीसी होती है वो सबसे बड़ी होती है इस संसार में। और सबसे छोटी पूछ ले, संसार की सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, तो बाबू ये होता है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग की आरबीसी सबसे छोटी होती है। तो इन दोनों बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, उसको भी ध्यान दीजिएगा बाबू। पूछा जाता है कि ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी की मात्रा घट जाती है कि बढ़ जाती है। तो जैसे ही आप ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो आरबीसी की मात्रा इंक्रीज यानी कि बढ़ जाती है। वैसे भी ऐसे समझिए ना, ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, बढ़ना। तो जब ऊंचाई पर आप पहुंचिएगा तो आरबीसी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। होता ऐसा है कि
जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाता है ना बाबू, वैसे वैसे आरबीसी में ऑक्सीजन के घुलने की जो मात्रा होती है ना वो बढ़ जाती है। और जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में घुलने लगता है तो उसका साइज धीरे धीरे क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ध्यान रखेंगे कि ऊंचाई बढ़ने पर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू, अब अगला पॉइंट समझते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस संसार की सबसे बड़ी कोशिका इस संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो हेमीफ्यूमा की होती है। सबसे छोटी किसकी होती है, कस्तूरी मृग की होती है। ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब कुछ पॉइंट आते हैं आरबीसी के रोग के बारे में समझ लेते हैं। देखिए बाबू, होता क्या है कि ये जो आरबीसी है ना, आरबीसी के निर्माण में एक विटामिन होता है जिसका नाम है B6। अच्छा बताइए तो आप लोग, B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरोडॉक्सी। क्या नाम होता है, पायरोडॉक्सी। बाबू, ये आरबीसी के निर्माण में विटामिन B6 सहायता करता है, हेल्प करता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो क्या होता है, विटामिन B6 होता है। वैसे आप लोग जब विटामिन के बारे में पढ़े होंगे तो सुने होंगे कि विटामिन B6 से कौन सा रोग हो जाता है, तो नाम सुने होंगे माइल्ड एनीमिया के बारे में। माइल्ड एनीमिया, माइल्ड एनीमिया का मतलब होता है कि आपके शरीर में थोड़ा बहुत एनीमिया का लक्षण है। तो बाबू ये कैसे होता है समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब विटामिन B6 की कमी होगी आपके शरीर में, तो जब विटामिन B6 की कमी होगी तो किसकी कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी। और जब आरबीसी की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, आपको एनीमिया हो जाएगा। लेकिन कैसा एनीमिया होता है, माइल्ड एनीमिया, क्योंकि विटामिन B6 के कमी से थोड़ा बहुत आरबीसी की कमी में होती है। तो थोड़ा बहुत आरबीसी की कमी होती है, इसीलिए एनीमिया का थोड़ा बहुत लक्षण आ जाता है हमारे शरीर में। तो बस आप इतना याद रखेंगे कि ये जो विटामिन B6 होता है आरबीसी के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है बाबू, सहायता करता है। अब बात करते हैं कि सर अगर आरबीसी की मात्रा घट जाए हमारे शरीर में तो कौन सा रोग हो जाता है। तो बाबू, अगर आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है ना, तो आपको जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और आप लोग देखे होंगे, क्वेश्चन में देता है कि लोहा की कमी से भी एनीमिया होता है, रक्त के भी कमी से एनीमिया होता है, और सर आप बता रहे हैं कि आरबीसी के भी कमी से एनीमिया होता है। तो सबसे बड़ी बात है आरबीसी की मात्रा कम होने पर। तो देखिए बाबू, होता क्या है कि रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त में आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा। अगर लोहा की कमी होगी तो किसका कमी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी तो किसका कमी, आरबीसी की। आरबीसी की कमी तो किसका कमी, रक्त की। रक्त की कमी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया। तो इन तीनों में से कोई भी कमी हो जाए आपके शरीर में तो क्या हो जाएगा, आपका रक्त ही तो कम होगा। तो बाबू, इसीलिए चाहे लोहा की कमी हो, चाहे हीमोग्लोबिन की कमी हो, चाहे आरबीसी की कमी हो, और चाहे रक्त की कमी हो, आपको कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया रोग में आपको क्या दिया जाता है बाबू, आयरन की एक टैबलेट दी जाती है, ठीक है, जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे आरबीसी बढ़ जाएगी और रक्त की मात्रा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि आरबीसी की मात्रा कम होने पर हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया होता है। अगर बात किया जाए कि सर अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, मात्रा अगर बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा तो ध्यान देंगे बाबू, देखिए आरबीसी की मात्रा अगर कम हो गई है तो एनीमिया, अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया, इसको भी आप ध्यान देंगे। इसके अलावा अगर है, आपको हमने बताया था कि बाबू आरबीसी का आकार कैसा होता है, अंडाकार या उभया अवतल के आकार का होता है।
अगर उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, अगर उसका आकार बाबू अंडाकार या द्विअवतलाकार न होकर के ऐसे हंसिया की तरफ हो जाए, हंसुआ देखे है ना, एक काटने वाला जो होता है गेहूं वगैरह, ऐसे अगर उसका आकार हो जाए ना, तो बाबू आरबीसी के आकार परिवर्तन से एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है सिकेल। तो याद रखेंगे कि आरबीसी के आकार परिवर्तन से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है बाबू, सिकेल रोग हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बाबू कि बताइए हमारे शरीर में या हमारे रक्त में कौन सी कोशिका, बाबू रक्त की कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है, आरबीसी, सबसे छोटी कौन सी होती है, सॉरी बाबू पता नहीं क्या हो गया ध्यान देंगे, सॉरी। देखिए अगर आपसे पूछे कि रक्त की कौन सी कोशिका सबसे छोटी होती है, तो बाबू जब आकार में छोटा की बात किया जाएगा तो कौन सा होगा, आरबीसी। अगर पूछ ले कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी रक्त कोशिका होती है, तो आरबीसी ही होती है। तो इन दोनों ही बातों को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पूछ ले कि हमारे रक्त की कौन सी मुख्य कोशिका है, तो ये भी क्या है, आरबीसी ही है। आरबीसी की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। आरबीसी का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। इसके अलावा इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। बाबू इसका स्टोर कहाँ पे होता है, वो भी प्लीहा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक आरबीसी किस में पाई जाती है, तो एम्फियूमा में पाई जाती है। एम्फियूमा बाबू एक उभयचर प्राणी होता है, याद रखेंगे यह एक उभयचर प्राणी है। अच्छा, इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। ये संसार की सबसे बड़ी आरबीसी है। अगर आपसे एक क्वेश्चन क्रिएट कर दे कि संसार की सबसे बड़ी आरबीसी किस स्तनधारी की होती है, ये किस में पाया जाता है, उभयचर में। लेकिन स्तनधारी की अगर बात करेगा तो हाथी की। बाबू अगर आपसे कह दे कि संसार में कौन सा स्तनधारी प्राणी है जिसका आरबीसी सबसे बड़ी होती है, तो जैसे ही स्तनधारी कहेगा ना, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, हाथी। लेकिन इस संसार की सबसे बड़ी की बात करेगा तो एम्फियूमा की होती है, वह उभयचर प्राणी होता है। और सबसे छोटी कहेगा तो कस्तूरी मृग होगा। ठीक है, तो इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। आप लोग बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज़ें बाबू, क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, तो इस वजह से मालूम नहीं चल पाता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग बाबू WBC और रक्त बिंबाणु दोनों को ही कंप्लीट करेंगे। देखिए बाबू, अगर बात करेंगे तो ये जो रक्त चैप्टर है आपका ना, मात्र 2 से 3 दिन में फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट के बाद हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे क्रमशः 1-2 दिन बीच में मिस्टेक हो जाता है, क्लासें नहीं हो पाती हैं कुछ रीजन की वजह से, तो आप लोग थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और बाबू थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर वगैरह किया कीजिए, और आप लोग कुछ कमेंट कीजिए, लाइक वगैरह भी किया कीजिए आपको अगर पसंद आता है तो। ठीक है, आज के लिए इतना, बाय।